आज की डेट 2 दिसंबर 2024। हमारी फर्स्ट न्यूज़ आती है गरिमा ग्रह के। ये गरिमा ग्रह क्या है समझेंगे। ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और GS2 का टॉपिक है वेरियस स्कीम फॉर मार्जिनलाइजेशन। ट्रांसजेंडर पीपल के लिए, LGBTQ के लिए गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है, कुछ इनिशिएटिव है। गरिमा ग्रह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की एक स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट फंड देती है शेल्टर होम को ट्रांस पीपल के लिए, जहाँ पे ऑफर आपको किया जाता है रूफ, फूड, मेडिसन, रिक्रिएशन, काउंसलिंग, कैमेडियन, वेकेशनल ट्रेनिंग। तो हमारे जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उन्होंने एक बड़ी स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है स्माइल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस स्कीम। इसके अंडर सब स्कीम आती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन देना है वेलफेयर ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, जहाँ पे हम शेल्टर होम स्थापित करेंगे, सेट करेंगे और प्रोग्रेस देखेंगे इस शेल्टर होम की एटलीस्ट ईच स्टेट में एक। लेकिन ये जो शेल्टर होम है इसमें कुछ इशू आ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट की फंडिंग कम होती चल रही है, साथ ही साथ ये अंडर स्टाफ है। अगर हमें ट्रांसजेंडर पीपल के बारे में कुछ मेंस में लिखना हो तो कम से कम 2-3 कीवर्ड तो आंसर में चाहिए। फर्स्ट कीवर्ड है योगा करता प्रिंसिपल। योगा करता एक सिटी है इंडोनेशिया में, जहाँ पे कुछ सालों पहले एक समिट हुई थी जो इश्यूज है LGBTQ लोगों के, ट्रांस पर्सन के, उनके लिए, और उसमें से योगा करता प्रिंसिपल बाहर आया। अगला कीवर्ड है नाथ फाउंडेशन एंड हमसफर ट्रस्ट। जो NGO सिविल सोसाइटी का क्या रोल है इंडिया के डेवलपमेंट में, तो ये पॉइंट डेफिनेटली हम वहाँ यूज कर सकते हैं। चलते आगे। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होती है रिसर्च सिक्योरिटी, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हमें सेफगार्ड करना है हमारा जो साइंटिफिक रिसर्च है, कुछ हमें खतरे, उन खतरों को हमें संभालना है, देखना है। हमारी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स आती है, जो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू है और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसके लिए रिसर्च सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी जो गवर्नमेंट है उनका काफ़ी एम्फेसिस है, काफ़ी फोकस रहा है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें स्ट्रैटेजिक और इमर्जिंग सेक्टर पे फोकस किया गया है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे हमें कॉम्पीट रहना है ग्लोबली। हमें एड्रेस करना है हमारे समाज के चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को, साथ ही साथ हम अनलॉक करेंगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। दुनिया भर में साइंटिफिक प्रोग्रेस चल रहा है क्योंकि आज का जो ज़माना ओपन साइंस का है। आपको कुछ फंडामेंटल फॉलो करने पड़ेंगे। आपका कोलैबोरेशन होता है और फ्री एक्सचेंज होता है नॉलेज का, आइडिया का। जो ओपन साइंस है वो आपको ओपन करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा को ओपन करना होता है। लेकिन ये जो फाउंडेशन है, जो फंडामेंटल है, कुछ चैलेंज लेके भी आता है। जैसे आपके इसमें फॉरेन एंटरप्रेन्योर हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का थेफ्ट हो सकता है, वहाँ पे चोरी हो सकती है, इनसाइडर थ्रेड्स भी आ सकता है, क्योंकि हो सके दुश्मन आपके अंदर ही हो, साइबर अटैक्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए। आज की जो गवर्नमेंट है हमारी, वो स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी, कंटेंट टेक्नोलॉजी और बाकी बहुत सारे सेक्टर में। तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रैटेजिक रिसर्च है वो एक प्रोटेक्ट रहे हमेशा, क्रिटिकल स्टेज में भी। अगर हमारी सिक्योरिटी में कोई ब्रीच हो जाता है तो हमें बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, हमारा जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उसमें डिले आ सकता है, हमारा जो सेंसिटिव डाटा है वो एक्सपोज हो सकता है। तो हम कैसे स्ट्रेंथन करेंगे हमारी रिसर्च सिक्योरिटी को? हम प्रोटेक्ट करेंगे सेंसिटिव डाटा का। हमारा ध्यान रहना चाहिए हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे। साथ ही साथ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें स्ट्रांग बनाना है। हमारे जो पर्सनल काम करते हैं इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में, उनको भी केयर करनी, उनको भी सिक्योरिटी चाहिए। साथ ही साथ प्रिवेंट करेंगे स्पियोनेज, सॉफ्टेज एंड रिवर्सल फॉरेन
इन्फ्लुएंस को जो हमारे हित के अगेंस्ट हो। तो ये तो भारत की बात चल रही है। राइटर ने दुनिया भर की एग्जांपल दी कि जहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी रिसर्च की हो रही है, रिसर्च सिक्योरिटी। उन्होंने एग्जांपल दिया है यूएसए का। वहाँ पे यूएस चिप्स एंड साइंस एक्ट लाया गया, जिसके माध्यम से यूएसए में रिसर्च सिक्योरिटी का एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। सेम बात यूरोपियन यूनियन की हो रही है। वहाँ पे उनका एक प्रोग्राम है हॉरिजन यूरोप, प्राइमरी रिसर्च फंडिंग प्रोग्राम है, जिसपे रिसर्च सिक्योरिटी रिलेटेड गाइडलाइंस उन्होंने इशू की है। राइटर ने कुछ स्टेप यहाँ पे सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम मैपिंग करेंगे। किसकी मैपिंग करके? जितने भी हमारी वनरेबिलिटीज है रिसर्च इकोसिस्टम में, उनकी हम समझेंगे कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस कितने टाइप का, कितनी नेचर का, कैसा है। साथ ही हमारी जो रिसर्च लैबोरेटरीज है, हमारी जो सेंसिटिव रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उनको एसेस करेंगे कितनी वेलरेबल है वो। हम देखेंगे कि कितना फॉरेन कोलैबोरेशन है और फंडिंग है हमारे स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी में। सेकंड बात कही गई यहाँ पे कही है कि हम एंगेज रहेंगे हमेशा, जो हम ट्रस्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल पार्टनर पे, क्योंकि हमें अभी भी कैपेसिटी बिल्डिंग की काफ़ी ज़रूरत है। साथ ही साथ हम अवेयरनेस बनाए रखेंगे। हमें कुछ स्टेप उठाने चाहिए जिसमें हमारी सिक्योरिटी और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और जो रिसर्चर है उनके बीच एक कोलैबोरेशन रहे, हम उनको एंगेज करें। डेवलप करेंगे एक अंडरस्टैंडिंग सेंसिटिव रिसर्च एरिया का। आखिरी पॉइंट कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। हमारा जो रिसर्च है हम उसको डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाइड कर देंगे, जिसमें उसकी स्ट्रैटेजी वैल्यू क्या है, उसके कुछ पॉसिबल इकोनॉमिक और इम्पैक्ट रहेंगे, या हमारे नेशनल सिक्योरिटी के भी उसका कुछ इम्प्लीकेशन आएगा। अब चलते आगे। GS3 में एक टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें सब टॉपिक आता है पोर्ट। हम ये न्यूज़ को वहाँ लिंक करेंगे। इसमें से कुछ मेंस का डाटा नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट हम समझेंगे यहाँ पे। पोर्ट क्या होते हैं, पोर्ट बनाने के क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशन आते हैं, और पोर्ट का हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में क्या रोल है। 2022 के या 23 के मेंस में सीधा पोर्ट लीड डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आया था। तो ये जो वाधवन जो पोर्ट है वो ग्रीन फील्ड है। अब ग्रीन फील्ड पोर्ट क्या होता है और ब्राउन फील्ड क्या होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। ग्रीन फील्ड मतलब जहाँ पे नया बन रहा है, ब्राउन फील्ड मतलब जहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है, उसका सिर्फ रीडेवलपमेंट करना। अगर ये पोर्ट एक बार बन जाता है तो हमारा जो कंटेनर ट्रेड है भारत का वो 2 गुना बढ़ जाएगा। अभी हमारा जो वेस्टर्न साइड है और हमारी जो नॉर्थन साइड है कंट्री की, वो रिप्रेजेंट करती 75% एक्जिम को, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को कंटेनर ट्रेड में। अभी जो एग्जिस्टिंग पोर्ट है मुद्रा पोर्ट गुजरात में और JNP जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में, ये हमारे टोटल ट्रेड का 65% एग्जिम ट्रेड करते हैं, और ऑलमोस्ट दोनों भी 90% कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हमें एक नए पोर्ट की ज़रूरत है, अदरवाइज हमारा एग्जिम कम हो सकता है। एक अच्छी बात कही गई है पैसेज के इस न्यूज़ के आखिरी में। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया गया है, यहाँ पे कोई लैंड एक्विजिशन का इशू नहीं है, कोई फ्लडिंग का मैटर नहीं है, कोई भी हमने इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं किया है, और हमने कोई सिंगल मैग्रो को भी टच नहीं किया। काफ़ी अच्छी बात है। चलते आगे। फ्रीडम स्ट्रगल मेनी अनसंग हीरोज, ये बात कही हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने। राजा महेंद्र प्रताप, उनकी 138 बर्थ एनिवर्सरी। GS1 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या रोल था इंडिया के बाहर हमारे फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने कैसे टैकल किया ब्रिटिश चैलेंजेस को। सबसे बड़ा नाम आता है राजा महेंद्र प्रताप का, एक फ्रीडम फाइटर, राइटर, और सबसे बड़ी बात प्रेसिडेंट थे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के, जो काबुल में 1950 में बनी थी। सिंपल सी बात है, याद रखिए। प्री का क्वेश्चन भी बन सकता है और मेंस में आपको लिखने में भी काम आएगा। राजा महेंद्र प्रताप। ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर वर्क कर रहा है नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे। समझेंगे क्या है न्यूज़।
नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। इसमें फोकस करेंगे या फिर हम डिस्कस करेंगे, एक प्लान बनाएंगे, एक ऐसा एटमोसफियर बनाया जाएगा जहाँ पे वुमन को केयर इकोनॉमी में भी एक वेहेबल स्ट्रक्चर मिल जाए। क्या होती है केयर इकोनॉमी? और ऑलरेडी 2023 के मेंस में इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये ऐसा सेक्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो रिलेटेड है प्रोविजन ऑफ द केयर, जो पेड भी हो सकती है और अनपेड भी हो सकती है, आज की पॉपुलेशन के भी लिए और फ्यूचर पॉपुलेशन के भी लिए। केयर इकोनॉमी दो टाइप की, डायरेक्ट केयर, इनडायरेक्ट केयर। डायरेक्ट केयर को समझिए, एग्जांपल बेबी को फीड करना, बेबी को खाना खिलाना। इनडायरेक्ट केयर में आता है कुकिंग, क्लीनिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और बाकी पर्सनल और डोमेस्टिक सर्विसेज। कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा कि इंडिया में वुमन का शार्प ड्रॉप हो रहा है उनके लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट में, और 12% पॉइंट से वो नीचे चला गया है। तो हम क्या पॉलिसी बनाएंगे? हम प्रोवाइड करेंगे चाइल्ड केयर फैसिलिटीज फॉर वुमन के लिए। कहाँ पे? इनफॉर्मल सेक्टर में, जैसे MG नरेगा। साथ ही हमारी जो मिनिस्टर ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उनकी स्कीम है पालना स्कीम, पालना, नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेच। यहाँ पे डे केयर फैसिलिटी मिलेंगी चिल्ड्रन के लिए जिनके पेरेंट वर्क करते हैं। चले आगे, आप क्वेश्चन 12 नंबर पे देखिए। आप डिफरेंस बताएं केयर इकोनॉमी और मॉनेटरी इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी हमने देख ली, और मॉनेटरी इकोनॉमी हमें पता है जब आपको आप ट्रांजेक्शन करते, आप ट्रेड करते, कुछ बेचते और पैसे लेते, या अपनी सर्विस देते और उससे पेमेंट ले लेते। और जो केयर इकोनॉमी को किस तरह हम मॉनेटरी इकोनॉमी में ट्रांसफर कर सकते हैं जिसके माध्यम से वुमन का एम्पावरमेंट हो जाए, इतनी सारी क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन 250 वर्ड में लिखना है। आप ट्राई करें, क्वेश्चन लिखिए, डेफिनेटली आपको मेंस में बेनिफिट होगा। मुझे लगता है डेली एक मेंस का क्वेश्चन लिखना चाहिए। आगे चलते हैं। हमारे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट नए बने हैं अभी, ट्रम्प, उन्होंने कहा है अगर ब्रिक्स नेशन ने डी-डॉलराइजेशन करने की कोशिश की या ब्रिक्स की कुछ पेमेंट सिस्टम लाने की चाहा तो हम आपको टैरिफ 100% बढ़ा देंगे। अभी तो ये प्रेसिडेंट बने, पता नहीं कल क्या होगा, ये पॉइंट रिपीट होगा नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट आता है GS2 में, IR में, इकोनॉमी में डी-डॉलराइजेशन। ये होता क्या है, इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है, इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, हमें सारा बना के रखना चाहिए हमारे एग्जाम के व्यू से। साथ ही साथ यहाँ पे कीवर्ड आता है स्विफ्ट, SWIFT। इसको भी हमें सर्च करना है। जब तक हम सर्च नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को लिंक नहीं कर पाएंगे। चलते आगे। ये न्यूज़ बस हेडिंग पढ़ के छोड़ देनी है, इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि ये तो IR के जो न्यूज़ आते हैं वो डेली आते रहते हैं। हमें हेडिंग पढ़नी है और क्या चल रहा है सिर्फ इतना देखना है। सीरिया की सिटी है अलेप्पो, बात समझेंगे। सीरिया में 2 फ्रंट पे गवर्नमेंट की काम करती है, मतलब एक गवर्नमेंट है बशर अल असद की, और उनको सपोर्ट करता है ईरान और रशिया, साथ में मिलिटेंट ग्रुप है। तो दोनों के बीच फंस गया है सीरिया। 2 सिटी का नाम याद रखिए जो सीरिया में आती है, अलेप्पो एंड इदलिब। हमारी ये न्यूज़ आई है बैरूत से। बैरूत लेबनान की कैपिटल है। चलते आगे, और सीधा PT फैक्ट क्वेश्चन बन जाता है। आपको स्टेट का नाम रहेगा, किसी सिटी का नाम, किसी देश का नाम, वहाँ पे क्या हो रहा है इतना ही पूछा जाएगा। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 इशू को यहाँ पे मिक्स करके इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, HIV पे और बायोमेडिकल वेस्ट रेगुलेशन पे। हम यहाँ पे स्टिग्मा ऑफ HIV उसको थोड़ा बाजू में रखेंगे।
हमारा फोकस इस आर्टिकल में रहेगा बायोमेडिकल वेस्ट रेगुलेशन पे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जो आर्टिकल हमने अभी देखा, इसमें आधी बात तो अमेरिका में क्या हुआ था इस पे फोकस किया गया। हो सके हमारे इतना मेंस में काम आए नहीं आए, लेकिन अभी जो हम इंडिया में फोकस करेंगे ये काफ़ी मेंस में काम आता है। GS3 में इन्वायरमेंट में वेरियस इन्वायरमेंटल लॉज। इंडिया हमारा जो मार्ग है, जो पाथ है एड्रेसिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, काफ़ी स्लो रहा है अब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, और उसमें काफ़ी चैलेंजेस भी साथ में रहे। 1986 में हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। ये फर्स्ट मेजर स्टेप था टूवर्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। लेकिन बात ये थी कि हॉस्पिटल का जो वेस्ट है ये इसमें कहीं भी रिकॉग्नाइज किया था एज अ हजार्डस। बाद में 1989 में हमने एक रूल बनाया, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल ऑफ 1989। लेकिन इसमें तो बायोमेडिकल वेस्ट का नाम ही निशान नहीं था, कोई मेंशन नहीं था। हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी फॉर रेगुलेशन के लिए। देर बाद जो बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल होता है वो हमने छोड़ दिया लोकल बॉडीज़ पे। लोकल बॉडीज़ के पास टेक्नोलॉजी होती नहीं है, फंड होता नहीं है, उनके पास उतनी सिस्टम होती नहीं है, तो हो सकता है काफ़ी मैटर सीरियस हो जाता है। तो ये जो सिस्टम चल रही थी वो 90 के दशक में काफ़ी हाई लेवल पे चल गए, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरिया में, जैसे दिल्ली में, जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल आसमान पे ऊपर ऊपर चल रहा था। तो उसी के संज्ञान में लेके एक केस सुप्रीम कोर्ट में आई थी 1996 में, डॉक्टर BL वडेरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। समझे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया जुडिशियल इंटरवेंशन के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली टर्न हो रही है एक एन ओपन गार्बेज डंप में। तो जजमेंट आया, हमारे पूरे भारत में एक वेस्ट मैनेजमेंट पे चर्चा शुरू हो गई, क्रिटिकल इश्यू ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। इस जुडिशियल इंटरवेंशन के बाद हमारे लेजिस्लेशन ने एक्शन लिया, लेजिस्लेटिव एक्शन पे आ गए, और हमने बनाया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998, जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल वेस्ट को बताया कि ये हजार्डस है और अलग है। ये जो रूल है और जो एक्ट है इंपावर करता है सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, क्या मॉनिटर करे और रेगुलेट करे वेस्ट डिस्पोजल को। यहाँ पे एक इरा शुरू होता है अकाउंटेबिलिटी का। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक लंबी प्रोसेस रही है सिंस 19 से। उसके बाद जो रूल आए थे उसको 4 बार हमने अमेंडमेंट किया। मेजर अपडेट आए थे 2016 में और माइनर रिवीजन किया 2020 में। यहाँ पे कुछ स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल हमने बनाए जो इंश्योर करेंगे हॉस्पिटल वेस्ट को उसको सीक्रेट करे, आप ट्रीट कीजिए और डिस्पोज कीजिए, सबकी जिम्मेदारी फिक्स रहेगी। इतना हो कि भी कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे हम मिस हैंडल कर रहे बायोमेडिकल वेस्ट को, पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया में और जहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड है। जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो फेस कर रहे ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड पे हमने 2 दिन पहले चर्चा की थी जब हमने सिलिका माइनिंग पे पढ़ा था ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है, और जो कंप्लायंस दिए गए उनमें काफ़ी गैप आ रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है। चलते आगे, यूजिंग बॉडी डिफेंस अगेंस्ट कैंसर। सीधा क्वेश्चन GS3 में मेंस में बनता है और कुछ PT फैक्ट्स कीवर्ड भी हमें यहाँ मिल जाते हैं। कैंसर को कहा जाता है इंपीरियर ऑफ ऑल मैलेडीज, रिमेन्स अ फॉर्मिडेबल एडवाइजरी डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस। मतलब हमारा विज्ञान इतना हाई लेवल पे काम करके भी अभी भी हम कैंसर से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिल पाया है। रिसर्च हुई है, उन्होंने कहा है मेटास्टेटिस पे रिसर्च चल रही है। इसका मतलब होता है कि कैंसर स्प्रेड हो रहा है आपके बॉडी में। तो हम जो रिसर्च किए उसमें हम ये जो प्रोसेस है स्लो कर सकते हैं, कुछ हम स्पेशलाइज टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल यूज करके, और इन्हीं WBC को कहते हैं इंड्यूस नॉन क्लासिकल मोनोकाइट्स, INCM। जो ये सेल है, दिस सेल कैन बी जनरेटेड थ्रू सेवर इन्फेक्शन। जैसे कोविड-19 हुआ किसी को, उसके बाद ये सेल जनरेट हो सकते हैं, या फिर हम कुछ
केमिकल यूज करेंगे। एक बार अगर INCM एक्टिव हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं ब्लड वेसल में और ट्यूमर के पास चले जाते हैं, जहाँ पे वो ट्यूमर पे अटैक कर देते हैं, कैंसर सेल पे अटैक कर देते हैं। कैंसर होता क्या है, एक कॉलोनी होती है बॉडी सेल की, जिनकी जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोलेबल होती है, और वो हमारी बॉडी का रिसोर्स फीड करती है, और बाकी शरीर के पार्ट में, बॉडी के पार्ट में वो स्प्रेड होती चलती थ्रू ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से। जो कैंसर सेल है, अगर उसको एक बार रिप्रोग्राम किया गया है बॉडी के इम्यून सिस्टम में, तो वो प्रोटेक्ट करेगा खुद को डिटेक्शन से और डिस्ट्रक्शन से। इम्यूनोथेरेपी साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है। एम टू ओवरकम दिस डिफरेंसेस, हमारी बॉडी को इंपावर करेगा बॉडी की इम्यून सेल्स में, कि हम खुद फिर से फाइट करें कैंसर सेल को। INCM ये कहाँ से आता है? ये आता है मोनोकाइट्स से, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करता रहता है। मोनोकाइट्स फाइट करता है इन्फेक्शन से, इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है और रिपेयर करता है हमारे जो डैमेज टिश्यू है उनको। जब वो एक्सपोज जाता है सर्टन बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन और केमिकल से, तो जो स्मॉल नंबर ऑफ जो मोनोकाइट्स है वो ट्रांसफर हो जाते हैं INCM में। CCR2 सीधा प्री का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट इज CCR2? INCM में कुछ यूनिक रिसेप्टर होते हैं जो काम करते हैं लाइक अ स्पेशलाइज्ड एंटीना टू डिटेक्ट सिग्नल। वो एमिट करते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर सेल और इन्फ्लेम टिश्यू को। ये जो सिग्नल है वो गाइड करते हैं INCM को कि ये सोर्स कहाँ पे है इसका, वहाँ पे आपको जाके करना है स्पेसिफिक टास्क। एग्जाम्पल दिया गया कि एक अगर इन्फेक्शन साइट है आपकी बॉडी में, तो वो हेल्प करेंगे पैथोजन को एलिमिनेट करने में। अगर आपका जो ट्यूमर साइट है ये रिक्रूट करता है अदर इम्यून सेल को, उनको कहते हैं नेचुरल किलर सेल NK सेल, विच आर इफेक्टिव एट डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल। NK सेल एक वाइटल कंपोनेंट है हमारी इम्यून सिस्टम का, डायरेक्ट टारगेट करता है और उनको हटा देता है अब नॉर्मल अपीयरिंग सेल को, जैसे कैंसर सेल हो सकते हैं या वायरस इन्फेक्टेड सेल हो सकते हैं। CAR-T ऑलरेडी UPSC PT में क्वेश्चन आ चुका है। एक अनदर फॉर्म है इम्यूनोथेरेपी का, जहाँ पे पेशेंट के जो खुद के T सेल्स होते हैं उनको रीप्रोग्राम किया जाता है लैब में, और फिर से पेशेंट के बॉडी में इनको री इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि हमें अटैक करना है कैंसर पे। थैंक यू।